गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो चैप्टर है हमारा है इसमें फाइनेंशियल सीसीपी में जो है अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है फेयर प्रैक्टिस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी। ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। लेंडर्स की लायबिलिटी क्या है, ठीक है, फेयर प्रैक्टिस कोड क्या होना चाहिए लेंडर्स लायबिलिटी में, तो किस पे अप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, रिकॉल रीपेमेंट ऑफ लोन, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कंक्लूजन। बस छोटी सी चैप्टर है, इसको देखना है फटाक से, ठीक है। आइए इसको देखते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, टू अप्रेज द रीडर ऑन फेयर प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन प्रोसेसिंग, लोन असेसमेंट, लोन डिसबर्समेंट एंड लोन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली डिपेंड अपॉन द लोन रिलेटेड ऑन द लोन, ठीक है। देखिए ये था यहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, वर्किंग ग्रुप टू स्टडी लेंडर्स लायबिलिटी लॉज ऑफ यूएसए में लेंडर्स की लायबिलिटी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक वर्किंग ग्रुप बनाया था लेंडर्स लायबिलिटी की स्टडी के लिए, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव प्रपोजल सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ लेंडर्स लायबिलिटी फॉर यूज ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप। तो इसके हिसाब से क्या था, तो फेयर प्रैक्टिस कोड जो है डेवलप किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। दिस डॉक्यूमेंट कोडिफाई द प्रोसीजर टू इंश्योर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, timeliness and responsiveness in bank relationship with the borrower customer at all stages like marketing, processing, sanctioning, monitoring and administration. These are the steps and each and every stage what is the bank role and bank staff role in this matter, ठीक है। तो ये जो है जितने भी लेंडर्स है उनको अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करना होता है। कुछ इसमें जो दिया है एक ये दिया हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है दिया हुआ, इसमें क्या है देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी इन 2003। अब आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा guidelines for lending has been finalized and financial bank institutions have adopted the broad guidelines and framework prescribed in RBI Fair Practice Code. Bank or financial institutions have the freedom of drafting the Fair Practice Code, enhancing the scope of guidelines, but in no way sacrificing the spirit underlying for following guidelines prescribed by the RBI। इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, तो ये आपको एप्लीकेबल है। गाइडलाइंस कवर्स ऑल बोरोवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोन साइज एक्सेप्ट स्टाफ लोन। स्टाफ लोन को लागू नहीं होगा। लोन एडवांस टू नॉन स्टाफ मेंबर अगेंस्ट बैंक ओन टर्म डिपॉजिट, शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंड आरबीआई बॉन्ड्स, एनएससी, आरआईबी, आईबीपी, केवीपी एंड अदर पेपर, इस पे लागू आपको नहीं होता है। सभी पे लागू होगा एक्सेप्ट आपको जो है स्टाफ लोन्स, नॉन स्टाफ मेंबर्स जो है टर्म डिपॉजिट पर कोई लोन देते हैं सो शेयर एंड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एंड आरबीआई बॉन्ड्स, एनएससी, आरआईबी, आईबीपी, केवीपी, ठीक है। पता है द गाइडलाइंस कोड्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर ऑफ द बैंक, जैसे इंडिविजुअल्स होगा, ज्वाइंट बोरोवर, प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, ट्रस्ट एंड पीसी। द कोड applies to both fund and non-fund based limit of the all the borrower as mentioned above, ठीक है। तो इन सभी पे लागू होगा। तो इसमें क्या क्या अडॉप्ट करना है आपको लोन प्रोसेसिंग के सेक्टर में। एज रिगार्ड टू लोन प्रोसेसिंग ऑल प्रोस्पेक्टिव बोरोवर शुड बी फर्निश जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फर्निश करना पड़ेगा, डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा एंड अदर चार्जेस। आप देखिएगा हमेशा जो बैंक में एकदम इस प्रोसेसिंग में आपको कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ना नहीं है जिससे कि बोरोवर आपको क्लेम कर सके कि आपने बताया नहीं। तो हम लोग ईच एंड एवरी थिंग डालते हैं, सैंक्शन लेटर जो उसका बनता है सैंक्शन लेटर में ईच एंड एवरी थिंग हम लोग डालते हैं, ठीक है। पहले इंटरेस्ट क्या लगेगा एंड वाई द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट इफेक्ट the interest of the borrower to enable them to make a reasonable comparison with the prevailing charges of other banks and take an informed decision. In case of priority sector borrower, this information will be given in application form itself, ठीक है। To fill in application form prescribed for different category of borrowers should be acknowledged by the bank. बैंक को acknowledge करना है। The acknowledgement should indicate the time frame which after receipt of all details decision of request of loan। जब आप उसको क्या होता है इनिशियली बोरोवर जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो आपको एक रिसीविंग देना है। जैसे आज के डेट में क्या होता है, आपने जैसे ही सिस्टम एलएलएमएस में आपने पुट किया एक मैसेज उसको चला जाता है, थैंक्स फॉर चूजिंग दिस बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
ऐसे करके आता है, ठीक है। तो वो रिसीट हो गया। द वेरियस रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन सच एज मार्जिन सिक्योरिटी प्राइमरी एज वेल एज कोलेटरल इंटरेस्ट रेट सर्विस चार्ज etc टू बी डिस्कस्ड विद द बोरोवर, ठीक है। ये बोरोवर से डिस्कस करना है। फर्दर क्वेरी अराइजिंग आउट due diligence exercise carried out on the project at the time of processing of proposals. Additional detailed document required etc should be intimated to borrower immediately and in any case not later than 10 working days from the date of receipt. आपको जो है विद इन 10 डेज में, याद रखिएगा, जब आपने एप्लीकेशन लिया तो उसके बीच में आपको जो है प्रोसेसिंग के समय जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप उसको ऑन रिटन पेपर आपको लेना है। लोन असेसमेंट के समय क्या करना है? द क्लाइंट शुड बी एलिजिबल फॉर रिक्वेस्टेड फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक फुलफिलिंग द वेरियस नॉर्म्स applicable to the category to which applicant belongs. For example, in retail banking, the applicant should fulfill eligibility norms like age, income, employment status, qualification stipulated under scheme. तो इसमें कहता है क्लाइंट जो है एलिजिबल होना चाहिए, शुड बी एलिजिबल फॉर रिक्वेस्टेड फैसिलिटी फॉर द बैंक फुलफिलिंग द वेरियस नॉर्म्स। जब हमारा नॉर्म्स पूरा करेगा तभी वो एलिजिबल होगा। The application will be assessed, appraised within the reasonable period of time frame. The time frame should be announced. टाइम फ्रेम में अनाउंस होना चाहिए। टैट होता है ना, जिसको हम लोग टैट बोलते हैं। 7 डेज, 14 डेज, 13 डेज, ठीक है, 13 डेज, 45 डेज, ठीक है, 60 डेज, ऐसे करके आता है। फिर 15, 30, 45 ऐसे करके आपको देते हैं हम लोग। तो ये टाइम फ्रेम आपको मेंशन करना है। एडिशनल डिटेल्स शुड बी डिस्कस्ड विद द क्लाइंट वेयरएवर नेसेसरी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स टू बी कंप्लीटेड क्विकली कंप्लीट करना है। प्रपोजल शुड नॉर्मली बी पुट अप फॉर सैंक्शन एंड सैंक्शन कन्वेड विद इन द टाइम फ्रेम एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम स्टिपुलेशन वी कंसीडर क्रेडिट रिक्वेस्ट। देखिए एक टाइम स्टिपुलेशन दिया है, जैसे मैंने आपको कहा 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, ठीक है। रिन्यूअल के केस में, एडहॉक के केस में, फ्रेश सैंक्शन लिमिट के केस में, इनहेंसमेंट के केस में तो वो होगा। प्रायोरिटी सेक्टर अगर है, एसएमई यूनिट्स है, एग्रीकल्चर अदर प्रायोरिटी सेक्टर में, तो अप टू 25,000 के लिए 15 दिन का है, अप टू 25,000, ठीक है। 15 डेज का रिक्वेस्ट है, अप टू 5 लाख तक 4 वीक्स लगेगा, अब 25,000 8 to 9 वीक्स लगेगा, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया एग्री सेक्टर का, ये हो गया अदर प्रायोरिटी सेक्टर। 25,000 की यूनिट है, ठीक है। 25,000 का लोन अगर देना है तो 15 दिन, अप टू 5 लाख के लिए 4 वीक्स, अप टू अब 5 लाख के लिए 8 वीक्स। राइट, अदर प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है? 25,000 के लिए 15 दिन, अब 25,000 के लिए 8 to 9 वीक्स, मतलब 8 9 72 दिन लगभग। सी एंड आई सी सेक्टर एक्सपोर्टर्स है तो फ्रेश एडिशनल 45 डेज, फ्रेश 45 डेज, एडिशनल 45 डेज, एडॉक्स 15 दिन और 20 डेज, ठीक है। तो ये आपका टैट हो गया। द एप्लीकेशन विल बी असेस्ड objectively for the purpose Reserve Bank of India had laid down method for arriving the need-based requirement of various sections of borrower covered in various communication on different subject, ठीक है। आरबीआई क्या है, आप देखिएगा क्लैम फॉर्मेट होता है, आरबीआई ने बनाया है, आईबीए फॉर्मेट है, ठीक है। जब आप लोन प्रोसेसिंग करते हैं अप टू 200 लाख जो है एमएसएमई का फॉर्मेट है, आईबीआई द्वारा गाइड ड्राइव किया हुआ, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। द सेड मेथड प्रोसीजर एज मे बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी फॉलोड बाय द बैंक। While assessment the credit needs of the proponent borrower, stipulation of margin आपको लेना है, security etc will be based on the guidelines governing the schemes facility as approved by the board of directors। तो हम लोग को क्या है फॉलो करना पड़ता है, will be based on the guidelines governing the schemes। The collateral security and margin will be regarded only as an additional comfort for the lender and will not be sole criteria for deciding the loan request, ठीक है। Wherever the application are rejected, the same should be conveyed in written। अगर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो वो रिटर्न एप्लीकेशन रिटर्न में आपको कन्वे करना पड़ेगा। द स्पेसिफिक रीजन फॉर रिजेक्शन विल बी इंडिकेटेड इन केस ऑफ ऑल एडवांस इंक्लूडिंग दोज अप टू 2 lakhs depending upon the actual region but within the time frame stipulated so that applicant may be free to go to another institution to raise the loan, ठीक है। लोन डिसबर्समेंट का क्या होगा? आफ्टर द डिसीजन ऑफ सैंक्शन लोन इज टेकन बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ए लेटर ऑफ सैंक्शन giving all terms, conditions, covenants duly signed by the authorized signatories should be issued to borrower against his or acknowledgement as a token of acceptance of term and condition of sanction। हम लोग कराते हैं सैंक्शन लेटर में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, टर्म एंड कंडीशंस। फॉर द पर्पस ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द बैंक मींस ऑफिशियल हु इज इन चार्ज ऑफ द क्रेडिट डिपार्टमेंट और ब्रांच मैनेजर। पीएम का साइन रहता है, जहाँ पे आप ब्रांच हेड हैं तो वहाँ पे ब्रांच हेड का साइन रहता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफिसर रहता है, देन ब्रांच ऑफिस ब्रांच मैनेजर रहता है। द सैंक्शन लेटर विल आल्सो क्लियरली ब्रिंग आउट
for the benefit of customer the guidelines of the bank regarding the following which would be डिस्कशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो सैंक्शन लेटर क्या होना चाहिए, क्लियरली सब कुछ लिखा होना चाहिए। देखिए उसमें क्या है, अलाउिंग ड्राइंग बियॉन्ड द सैंक्शन लिमिट, ऑनरिंग द चेक इशूड फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन एग्रीड। देखिए इसमें क्या है, द सैंक्शन लेटर विल आल्सो क्लियरली ब्रिंग आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर द गाइडलाइंस फॉर बैंक रिगार्डिंग फॉलोइंग व्हिच वुड बी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। ये लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, क्या ड्राइंग अलाउ करेगा कि नहीं सैंक्शन लिमिट के बियॉन्ड, चेक ऑन और करेगा कि नहीं फॉर पर्पस अदर देन एग्रीड टू, अलाउिंग लार्ज कैश विड्रॉल्स बियॉन्ड स्पेसिफिक, सीसी लिमिट में हम लोग कैश विड्रॉल अलाउ भी नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर डेली यूज के लिए, डेली जो उसका एक्सपेंसेज है। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू मीट फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस विदाउट प्रॉपर रिवीजन ऑफ सैंक्शन क्रेडिट लिमिट, अलाउिंग ड्राइंग्स ऑन ए बोरोल अकाउंट ऑन क्लासिफिकेशन एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए होने के बाद तो हम लोग ड्राइंग भी नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, अलाउिंग ड्राइंग ऑन बोरोल अकाउंट वेयर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद द टर्म कंडीशन, अगर नॉन कंप्लायंस है टर्म कंडीशंस का, उसमें अगर आपको ड्राइंग अलाउ कर रहे हैं तो upon compliance of the term conditions sanction without exception execution of relevant document by the borrower the loans will disperse without any delay। ठीक है, wherever the borrower desire copies of document execution by them will be provided to them against payment of appropriate charges namely administrative charges 25 for advance to 2 lakhs 100 for advance up to 1 crore 200 advance for 1 crore besides copying charges of 1 रुपये पर पीस। देखिए borrower अगर चाहता है कि कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो एक्सिक्यूट किया है आपने उसने उसकी कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा पेमेंट, आप उससे फीस लेके दे सकते हैं। 2 लाख तक के लिए 25 रुपया लेना है, 1 करोड़ तक के लिए 100 रुपया लेना है और 1 करोड़ से ऊपर के लिए 200 रुपया लेना है, पर जितना पेज कॉपी होगा 1 रुपया पर पेज। वेर एवर प्रोडक्ट लाइक एफेक्स डेरिवेटिव स्वैप्स एटीसी आर इन्वॉल्व कस्टमर विल बी एडवाइज टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन, द बैंक वुड नॉट एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी फॉर कस्टमर लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इस केस में क्या है, कस्टमर को इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। वेर ever the request for issuance of no deed certificate and transfer of a borrower account is received either from borrower or from bank which propose to take over account, the consent for otherwise objection of the bank if any will orderly be conveyed within 21 days from receipt of। 21 दिन के अंदर जो है अपना कोई अगर ये है ऑब्जेक्शन है तो उसको रेज करना होगा। लोन एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में आता है, लोन एडमिनिस्ट्रेशन बैंक विल कीप द बोरोवर इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ देयर अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम लोग भेजते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मेल पे जब भी जाता है तो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। बैंक विल गिव नोटिस टू एनी चेंज इन टर्म एंड कंडीशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट सर्विस ऑफ चार्ज इन गुड टाइम से 7 वर्किंग डेज आइदर डिस्क्लोजिंग द सेम टू बैंक वेबसाइट और बाई गिविंग प्रेस नोटिफिकेशन। ये अगर कुछ है तो आपको 7 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। बैंक विल इंश्योर दैट द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट आर इफेक्टेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल prospectively। ठीक है, the bank will seek and obtain necessary information from borrower client for the purpose of monitoring the conduct of his her account during the 10-year period। बैंक क्या कर सकता है, well seek and obtain necessary information from borrower client for the purpose of monitoring of conduct of account। ठीक है, the bank would provide reasonable time for borrower for submission of such information। the post dispurse supervision should also take care of any genuine difficulty unplanned situation exigency the borrower may face। The different time limits of submission of different information should be conveyed in the sanction letter itself। The bank reserve right to enforce security। सिक्योरिटी देखिए इन्फोर्स करने के लिए राइट रखता है रिकवरी ऑफ ड्यूज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और नॉन एडहेरेंस ऑफ टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन normal procedures in regard। The bank would refrain from the interfering the affairs of borrower except to extent provided in term of conditions। देखिए borrower के आंतरिक कोई मैटर में बैंक इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, रिकॉल या रिपेमेंट ऑफ लोन, मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, एनी डिसीजन टू बैंक टू रिकॉल द लोन और एक्सेलरेट द पेमेंट etc will be communicated to borrower in proper time giving 15 डेज याद रखिएगा। अगर कोई भी चेंज आप करते हैं उसमें लोन में रिकॉल करते हैं एक्सेलरेट करते हैं पेमेंट को तो 15 दिन के अंदर जो है आपको बताना पड़ेगा। तो फॉर रिपेमेंट repaying accelerating repayment of loan only on expiry of such period notice further steps should be initiated for recovery upon unless otherwise warranted due to change of। The bank will release all security on receiving repayment of loan on borrower clearing their dues for full subject to any legitimate right lien for any other claim bank may have against the borrower। Wherever such other claims
are outstanding, borrower would give notice to same with full particulars about remaining claims and fact. देखिए इसमें क्या है, ये बताया गया है कि रिकॉल और रिपेमेंट के केस में आपको क्या करना है, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। Bank has a put place procedure for grievance redressal mechanism, which ensure that all the dispute arising out the decision of bank functionary are reviewed and disposed of at least next higher level. अगर ब्रांच लेवल का इशू है तो आरओ लेवल पे होगा, आरओ लेवल का है तो जीडो लेवल पे होगा, जीडो होगा तो सीओ लेवल पे होगा. The board will review such matter through critical review reports. A copy of charter for borrower incorporating above guidelines may be made available to the borrower and be prominently displayed in branch premises. ठीक है, कंक्लूजन क्या है, यही है समराइज वर्सन ऑफ, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। कीवर्ड्स इसमें क्या है, फेयर प्रैक्टिस कोड, कोलेटरल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, एफएक्स डेरिवेटिव्स, स्वैप। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो है सीसीपी का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगा, लाता रहूँगा शॉर्ट नोट्स। हमारा जो लाइन बाय लाइन खत्म हो गया है, प्लीज़ आप इसको पढ़िए, केवल सुनिए, सुनने से भी आपका बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स लेके आ रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको लेके आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।